हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई विश आप लोग की तैयारी घर पे बहुत ही अच्छी चल रही होगी बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटायर सिलेबस एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर कर लें। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोग को एक बहुत ही क्रीम मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जो आपके लिए एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी हो और कम से कम समय में आप अपना पूरा इंटायर सिलेबस रिवाइज कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ विस्तास बुक का सिलेबस जो आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन 5 जो कि शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो देखिए इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करके जाना चाहिए एग्जाम हॉल में वो ये है कि इसके राइटर कौन है। तो जॉन अपडाइक इस चैप्टर के राइटर हैं। और कहानी में क्या है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सारे रेलिवेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके इस चैप्टर के हैं जो आपको याद करके एग्जाम में जाना है। सो ये जो चैप्टर है इन Should Wizard Hit Mommy, जॉन अपडाइक प्रेजेंट्स द वर्ल्ड वाइड व्यू ऑफ लिटिल चाइल्ड। तो उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड व्यू बताने की कोशिश किया है जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके क्या विचार होते हैं। तो इसमें जो एक कैरेक्टर है मिस्टर जैक, कौन है? जैक है। जैक की जो बच्ची है उनका नाम क्या है? जो है। और जैक हमेशा क्या करते हैं, जो को कहानियाँ सुनाया करते थे। तो यहाँ पे क्या है, जो कहानियाँ जब जैक सुनाया करते थे सो जो वार्मली रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। जब कभी भी उसके फादर स्टोरी सुनाते मिस्टर जैक तो अपने फादर की कहानी पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड ज़रूर किया करती थी। और आज इस स्टोरी में जो कहानी मिस्टर जैक ने सुनाई है उसमें एक कैरेक्टर थे मिस्टर कौन कैरेक्टर हैं? रॉगर स्कंक और रॉगर स्कंक की मदर। तो ये दो कैरेक्टर हैं। इस कैरेक्टर पे हुआ क्या कि जो है शी कैन नॉट एक्सक्यूज रॉगर स्कंक्स मदर। इस कहानी में रॉगर स्कंक की मदर ने कुछ ऐसा किया जिसको वो बिल्कुल भी जो है एक्सक्यूज करने के लिए रेडी नहीं थी। फॉर मेकिंग पुअर लिटिल रॉगर स्मेल बैड अगेन। कि जो रॉगर की मदर थी अपने बच्चे रॉगर स्कंक उसने क्या किया, दोबारा से उसने जो है उसके स्मेल को, जो बॉडी की जो स्मेल थी उसको दोबारा से बैड कर दिया था कुछ कारणों की वजह से। तो हम लोग इस स्टोरी में भी डिस्कस करेंगे। तो इस बात के लिए वो बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ करने के लिए, माफ़ करने के लिए रॉगर स्कंक की मदर को वो रेडी नहीं थी। हर हीरो मस्ट स्मेल लाइक रोजेज़। अब उसका मानना था कि मेरी जो कहानी जो मेरा हीरो हो वो हमेशा किसकी तरीके स्मेल करें? रोजेज़, गुलाब की तरीके स्मेल करें। एंड मस्ट नॉट स्टिंकी एट एनी कॉस्ट। और किसी भी प्रकार से वो बदबूदार नहीं होना चाहिए। सो इसलिए शी वॉन्ट्स हर फादर टू मेक अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी। जब फादर ने उसको कहानी सुनाई तो वो चाहती थी कि फादर कहानी में कुछ चेंजेस करें। कौन चाहती थी? वो बच्ची चाहती थी। एंड शी वॉन्ट्स हिम टू टेल अ डिफरेंट स्टोरी। अब इसलिए वो चाहती थी कि वो क्या करें, एक अलग कहानी जो है उसके पापा, अपने पापा से चाहती थी कि मुझे मेरे पापा एक अलग कहानी सुनाएं और वो कहानी मुझे उसका हीरो बहुत ही बेहतरीन हो, ऐसा वो चाहती थी। खैर आगे क्या था? इन दैट चेंज वर्जन द विजार्ड टेक अ मैजिक वॉन्ड। अब इसमें इस चेंज में, इस बदलाव में क्या था, जो एक विजार्ड, एक जादूगर है जो अपने मैजिक वॉन्ड, जो जादुई उसका क्या होता है, स्टिक होता है, हिट्स रॉगर स्कंक्स मम्मी। जो रॉगर स्कंक की मम्मी क्या करता है, हिट करता है। खैर अब स्टोरी में क्या है, आगे जो रेलिवेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यूजुअल जो एक कस्टम था, जो जैक है, जैक क्या करता था, यूज टू टेल स्टोरीज टू हिज लिटिल डॉटर जो। अपनी डॉटर जो को जो है वो कहानियाँ सुनाया करता था। एवरी स्टोरीज, उसकी जो कहानियाँ होती थी उसमें एक ट्विस्ट रहता था क्या कि एवरी स्टोरी हैड अ लिटिल वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक टेल। जो बेसिक कहानी होती थी उससे कुछ ही बदलाव वो किया करता था। यानी कई सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती थी हर बार, लेकिन वो कुछ चीज़ें क्या करता था अपनी कहानी में बदल दिया करता था। कौन? मिस्टर जैक। ईच स्टोरी हैड अ लिटिल क्रिएचर। और अपनी स्टोरी में हर बार वो किसी न किसी छोटे क्रिएचर का इस्तेमाल करता था। कभी रॉगर, कभी वाइज ओल्ड आउल और कभी विजार्ड। तो इनको वो इस्तेमाल करता था। एंड टुडे, आज जो उसने कहानी सुनी, टुडे ही हैड नरेटेड जो द स्टोरी ऑफ रॉगर स्कंक। आज उसने क्या किया, अपनी बच्ची जो को एक कहानी सुनाया, जो को किसकी, रॉगर स्कंक की कहानी वो सुनाता है। अब क्या सुनाता है, वो बताते हैं कि जो रॉगर स्कंक है स्मेल्स वेरी बैडली। कि रॉगर स्कंक जो है वो बहुत बदबूदार है, उसके बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो क्या होता है कि ही स्मेल्ड सो बैडली दैट ऑल द लिटिल क्रिएचर केप्ट फ्रॉम हिम अवे फ्रॉम हिम। जिसकी वजह से जितने भी क्रिएचर्स वहाँ के थे, जितने और भी क्रिएचर थे, वो हमेशा उससे दूर रहा करते थे।
दे नाइदर गेव हिम कंपनी, ना तो उसे वो कंपनी देते थे, यानी ना तो रॉगर स्कंक के साथ वो लोग रहते थे, नॉर प्लेड गेम्स विथ हिम, ना तो उसके साथ वो गेम खेला करते थे। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करके जाना है इस कहानी का, तो फिर क्या हुआ, इसलिए जो रॉगर स्कंक है ही वेंट टू द वाइस ओल्ड आउल, इसलिए वो किसके पास गया, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है, हु एडवाइज्ड हिम, जो उसे एडवाइस करता है, टू गो टू द विजार्ड, कि अपनी समस्या को लेकर के कहाँ जाओ, विजार्ड के पास जाओ, तुम्हारी समस्या का सलूशन वही दे सकता है। अब रॉगर स्कंक क्या करता है, द विजार्ड जब वहाँ पहुँचता है तो जो विजार्ड होता है, द विजार्ड डिमांडेड 7 पेनीज, अब उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए वो कितने पेनीज की डिमांड करता है, 7 पेनीज की डिमांड करता है। बट रॉगर हैड 4, लेकिन रॉगर के पास केवल 4 पेनीज ही थी, लगभग 3 पेनीज कम पड़ रहे थे, बट लेकिन फाउंड 3 मोर इन अ मैजिक वेल, वही पास में एक मैजिक वेल था, वहाँ पे उसे 3 जो कम पड़ रहे थे पेनीज वो वहाँ से उसे मिल जाते हैं। नाउ द विजार्ड वॉज हैप्पी टू रिसीव 7 पेनीज, अब जो विजार्ड था वो 7 पेनीज पा करके बहुत खुश हो जाता है, एंड मेड रॉगर स्कंक स्मेल लाइक रोजेस, और जादू से अपने मैजिक वॉन्ड से क्या करता है, उसकी बॉडी जो बैड स्मेल आ रही होती है उसके अंदर ऐसा सिस्टम मेंटेन कर दिया, यानी उसको चेंज कर देता है, जब उसके अंदर से नहीं, अब कैसी खुशबू आने लगती है, जैसे रोजेस की खुशबू होती है वो आने लगती है। अब जब इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है तो रॉगर वॉज वेरी हैप्पी, अब रॉगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स प्लेड विद हिम, और अब जितने भी एनिमल्स है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, एज ही स्मेल्ड सो गुड, क्यों, क्योंकि अब उसकी बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई थी। बट इस कहानी में जो एक टर्निंग पॉइंट है, जो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि रॉगर्स मदर बिकेम फ्यूरियस, लेकिन जब रॉगर की मदर को पता चलता है कि अब उसका जो बच्चा है उसके बॉडी से बैड स्मेल, स्टिंक की स्मेल नहीं आती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती, किसके ऊपर, रॉगर स्कंक के ऊपर, एंड शी डिड नॉट लाइक हर सन स्मेलिंग ऑफ रोजेस, उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि उसका बेटा किसकी तरीके महके, रोज़ की तरीके महके, ही मस्ट स्मेल लाइक स्कंक, उसकी मदर का मानना था कि तुम एक स्कंक हो और तुम्हारी जो स्मेल है कैसी होनी चाहिए, एक स्कंक की तरीके ही होनी चाहिए, इसलिए शी टुक रोजर स्ट्रेट बैक टू द विजार्ड, इससे सीधे वो उसको अपने रोगर स्कंक को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के सीधा कहाँ पहुँचती हैं, विजार्ड के पास पहुँचती है, एंड हिट द विजार्ड ऑन हिज हेड हार्ड, और काफ़ी तेज़ी से विजार्ड के ऊपर हिट करती हैं, यानी उसको बोलती हैं कि मेरे बेटे को वैसे ही करो जैसा मेरा बेटा पहले था, यानी उसके बॉडी से बैड स्मेल ही आनी चाहिए। अब आप लोग भी लग रहा होगा ये कैसी बात है भाई, कोई मदर वाला ऐसे क्यों चाहेगी, क्या यहाँ पे बात था आइडेंटिफिकेशन की, कि भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं खोनी चाहिए, चाहे जैसे ही हो, आप जिस चीज़ के लिए फेमस हो आप वही होनी चाहिए। Now Roger mother was now the wizard had no problem in making Roger skunk smell bad again. अब लेकिन जो जादूगर था उसको कोई दिक्कत नहीं थी रॉगर स्कंक को फिर से पहला जैसा बनाने में, यानी कि उसे फिर से पहला जैसा बना देता है, यानी कि रॉगर स्कंक की बॉडी जो थी फिर से बैड स्मेल उसमें से आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ रॉगर मदर्स वॉज हैप्पी नाउ, अब रॉगर की मदर क्या थी, काफ़ी खुश हो गई, लेकिन यहाँ पे जब जो रॉगर मदर ने यहाँ पे ये वर्क किया इसी से वो तैयार नहीं थी, उसे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा जो कुछ भी रॉगर की मदर ने किया, क्योंकि जो क्या चाहती थी कि भाई रॉगर स्कंक अच्छा ही महसूस करे, अच्छा जो है उसके अंदर से स्मेल आए, जैसे कि सारे लोगों के साथ वो रह सके, खेल सके। बट उसकी मदर ने क्या किया, उसकी इमेजिनेशन पे पूरा पानी फेर दे, इसलिए वो रॉगर स्कंक की मदर से बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड हर सन नाउ स्मेल्ड लाइक स्कंक, अब उसकी मदर को क्यों खुश थी, क्योंकि उसको लगता है कि भाई चलो अब मेरा बेटा जो है किसके तरीके स्मेल कर रहा है, स्कंक के तरीके ही स्मेल कर रहा है जैसा उसे स्मेल करना चाहिए। अब शी हग्ड एंड लव्ड हिम, अब वो अपने बेटे को हग करती है और साथ साथ उसे बहुत प्यार भी करती है। रॉगर्स फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन, अब रॉगर के जो फादर हैं कहानी में बताया जाता है कि वो बोस्टन से आते हैं एंड ऑल ऑफ देम हैड अ नाइस डिनर, और सब लोग बैठ करके बढ़िया सा डिनर करते हैं। बट जो वांटेड अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी, लेकिन जो इस कहानी में एक चेंज परिवर्तन चाहती थी, शी वांटेड दैट विजार्ड हिट द मम्मी, जो विजार्ड हैं अब वो क्या करें, उस मम्मी को हिट करें, एंड रॉगर नेवर स्मेल्ड बैड अगेन, जिससे कि जो रॉगर हैं और कभी भी दोबारा उसके बॉडी से कभी भी गंदे स्मेल ना आए।
सो स्टूडेंट्स, ये मैंने कोशिश किया जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप तक पहुंचाने के लिए। सो आई विश ये चैप्टर आपको रिकॉल हो गया होगा, ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में फीड करके ही एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करिएगा। अब चलते हैं इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ऑन द फेस ऑफ इट। सो जो मैंने आपको पहले बोला कि आपके जितने भी बेटा चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के जो भी राइटर्स हैं उनके नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो हु इज़ द राइटर ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट? सो ऑन द फेस ऑफ इट इस चैप्टर के जो राइटर हैं ही इज़ सुशांत हिल। तो प्लीज़ आप लोग राइटर के नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, और कहीं पर भी आप अगर लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर राइटर्स का नाम ज़रूर मैंशन करिए। ये आपके आंसर्स की क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं, एक अच्छा मैसेज डिलीवर करती हैं। चलिए अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन। तो बेसिकली एक ये प्ले है जो किसके बारे में बताता है, एक ओल्ड मैन की कहानी है जिसका नाम क्या है, मिस्टर लैम्ब है। एंड अ स्मॉल बॉय, इस कहानी में एक छोटा लड़का भी है जिसका नाम डेरी है। और डेरी के साथ एक दिक्कत क्या है कि डेरी सफ़र्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। सो डेरी जो एक बीमारी से जूझ रहा है, वो बीमारी क्या है, वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है लोगों को लेकर के, समाज को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के। क्यों हो चुका है? क्योंकि ही गेट्स वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न, क्योंकि उसका एक साइड का फेस जल चुका है। और इस वजह से वो क्या कर रहता है, ही ऑलवेज रिमेन्स विड्रॉन। विड्रॉल मीन्स होता है अकेले रहना, इसलिए वो हमेशा अकेले रहता है। एंड डेफिएंट, और हमेशा लोगों की अवहेलना करता है, यानी कि समाज में वो रहना पसंद नहीं करता है। ही डजेंट लाइक टू बी नियर पीपल, वो लोगों के पास रहना उसे पसंद नहीं है। एज ही कांट स्टैंड देयर अनचैरिटेबल लुक, उसका जो लुक है उसे पता है कि वो मतलब कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही भद्दा है, तो इस वजह से वो लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता है। तो उसे लगता है लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं। भले टिप्पणी करे ना करे, बट उसके माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स कंप्लीटली आ चुके थे बेटा। इसी वजह से वो क्या नहीं करता, लोगों के बीच में नहीं रहता है, और एक नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर फीड हो चुकी है। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट होता है, उसकी उस माध्यम से उसकी मुलाकात किससे होती है, मिस्टर लैम्ब से। और जो मिस्टर लैम्ब इस स्टोरी में है वो भी एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, और उनका जो एक पैर वो किसका है, टिन का बना हुआ है, लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं। ही हैज़ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ को लेकर काफ़ी वो पॉजिटिव हैं। एज वेल एज पीपल अराउंड हिम, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव विचार रखते हैं। एंड ही शोज़ द राइट वे ऑफ जजिंग मैन, उसने जो है फिर उन्होंने क्या किया, जो बच्चा था बच्चे को सिखाते हैं कि क्या राइट वे है, किस तरीके से आप लोगों को जज करते हैं, मैटर्स को, बातों को एंड लाइफ को। वो यंग डेरी को समझाते हैं कि तुम्हें अपने लोगों को कैसे जज करना चाहिए, लोगों की बातों को कैसे लेना चाहिए, और इस जीवन को कैसे लेना चाहिए, जिससे कि ये जीवन तुम्हारे लिए क्या लगे, काफ़ी आसान लगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो इस स्टोरी में हुआ। अब क्या क्या बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करके अपने एग्जाम हॉल में एंटर करना है। तो अभी पहला पॉइंट ये है कि डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। किस कहानी में होता क्या है कि डेरी और मिस्टर लैम्ब की मुलाकात ऐसे होती है कि डेरी जो है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में गेट से एंटर ना करके वहाँ जो चहर दीवारी होती है, जो वॉल होती है, उसको क्रॉस करके गार्डन में एंटर करता है। जबकि ये कहानी भी ये भी है कि जो गेट है वो डेरी का जो गार्डन का जो गेट है लैम्ब के गार्डन का, वो सभी के लिए ऑलवेज ओपन रहता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फिर भी डेरी छिप करके कहाँ जाता है, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जाता है। बट मिस्टर लैम्ब ने उसे नोटिस किया, उसे देख लिया और वो घबरा जाता है। खैर, लेकिन उसको कंफर्ट देने के लिए मिस्टर लैम्ब ऑफर्स टू गिव हिम क्रैब एप्पल्स टू डेरी, कि वो कहते हैं कोई उसे क्या देते हैं, क्रैब एप्पल्स देते हैं डेरी को, जिससे कि डेरी डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उसे कंफर्ट जोन में लाने की जो है मिस्टर लैम्ब कोशिश करते हैं। बट डेरी गेट्स पैनिक, लेकिन डेरी क्या होता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बट मिस्टर लैम्ब कंफर्ट हिम, लेकिन मिस्टर लैम्ब थोड़ा सा सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करते हैं। डेरी सेज, अब डेरी कहता है दैट पीपल फियर्स हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, कि जो लोग हैं उसके भद्दे चेहरे की वजह से उससे क्या करते हैं, डरते हैं। हुआ क्या था कि वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न, उसका चेहरे का एक साइड क्या हो गया था, जल गया था। एज बॉटल ऑफ एसिड फेल ओवर इट, क्योंकि उसके ऊपर क्या गिर गया था, एसिड गिर गया था और उसने उसको जला दिया था, उसके फेस को। डेरी सफ़र्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, और तभी से डेरी जो है ये जो नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आ गए थे, इससे वो कॉम्प्लेक्स, उससे हमेशा परेशान रहता है कि लोग उसके बहुत अजीबोगरीब तरीके से देखते होंगे, उसको देखकर काफ़ी अजीबोगरीब कमेंट करते होंगे। एंड ही रिमेन्स लोनली, और इसी वजह से हमेशा वो कैसा रहता है, अकेला रहता है। एंड अवॉइड्स पीपल, और लोगों को अवॉइड करता है, उनके बीच में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ही कांट स्टैंड, वो खड़ा नहीं हो सकता था। द
चैरिटेबल रिमार्क ऑफ द पीपल एम्ड एट हिम। उसे लगता था एक जो दयनीय जो स्थिति होती ना वो, यानी एक अजीब सा लुक जो है लोग देते हैं उसे, एक अजीब तरीके की बातें करते होंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करते होंगे, कमेंट करते होंगे, यही सारी बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती, घूमती रहती। और कोई शायद लोग पॉजिटिव बातें भी करते तब भी हमेशा वो क्या सोचता, नेगेटिव सोचता कि ये लोग मेरे जो है क्या कर रहे होंगे, बुराई ही कर रहे होंगे। बट इस स्टोरी में क्या होता है फिर, जब उसकी मुलाकात मिस्टर लैम से होती है तो मिस्टर लैम एडवाइजेज हिम, मिस्टर लैम उसे एडवाइस करते हैं दैट ही कैन नॉट लॉक अप हिमसेल्फ, कि वो खुद को बंद नहीं कर सकता है इन अ रूम, किसी कमरे में, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, कि बेटा तुम जो है अपने आप को कमरे में हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हो डेरी। वो एडवाइस करते हैं कि ही मस्ट शट अप हिज ईयर्स, तुम्हें क्या करना होगा, अपने कानों को बंद करना होगा, तुम्हें खुद को कमरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुमने कानों को बंद करो, कानों को बंद करने का मतलब क्या हुआ, स्टॉप लिसनिंग, सुनना बंद करो, टू वॉट अदर्स से टू हिम, कि जो लोग हैं तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं उसको तुम सुनना बंद करो। मिस्टर लैम शोज हिम द वे, मिस्टर लैम उसे वो रास्ता दिखाते हैं कैसे वो लाइफ को ईजी बना सकता है। वो बताते हैं कि तुम्हारा एक फेस थोड़ा सा जला हुआ है, बट यू हैव मेनी मोर थिंग्स टू एंजॉय लाइफ, बट बहुत सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से तुम लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डेरी हैज़ टू आइज, बताते हैं कि तुम्हारे पास दो आइज़ है, ईयर्स है, लेग्स है, एंड ही हैज़ गॉट अ टंग, तुम्हारे पास क्या है, एक टंग भी है, एज वेल एज ब्रेन भी है। तो इन सब का यूज़ करो, केवल एक चीज़ के ख़राब होने से इन सब का जो आनंद है वो तुम नहीं ले पाओगे, तो बल्कि इनकी संख्या ज़्यादा है, इनको, इनके बारे में सोचो और एक पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट से लाइफ को जियो। मिस्टर लैम हिमसेल्फ हैज़ अ टिन लेग, और बताते देखो मेरे पास भी क्या है, एक टिन का लेग है, मेरा एक पैर टूटा हुआ है, मैं भी हैंडीकैप हूँ, बट मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता हूँ। बताते हैं बट ही डज नॉट बोदर, लेकिन वो परेशान नहीं होते हैं। ही टेक्स लाइफ एज इट इज़, वो जीवन को उसी प्रकार से जीते हैं जिस प्रकार से जीवन है। ही यानी कि वो डज नॉट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लैम्बी लैम, और बताते हैं यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो मुझे लैमी लैम बुलाते हैं और मैं उस बात को माइंड नहीं करता हूँ, शायद इसीलिए मुझे कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होती है। नाउ डेरी शुड फॉलो हिम, वो चाहते हैं कि डेरी यानी तुम भी क्या करो, इन सारे नियमों को फॉलो करो अगर तुम एक अच्छा लाइफ सर्वाइव करना चाहते हो। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, ही कैन बी लाइक अदर्स, तुम भी दूसरों के तरीके लाइफ सर्वाइव कर सकते हो, दूसरों के तरीके नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। ही कैन इवन आउटशाइन द रेस्ट, जो द रेस्ट ऑफ लाइफ जो तुम्हारी बची हुई है तुम भी उसको अच्छे से जी सकते हो। अब ये सुन करके डेरी वाकई में बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बाद में वो दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं, चलो हम लोग जो क्रैब एप्पल्स उससे हम लोग जैम बनाते हैं। मिस्टर जो लैम्ब है ऑफ़र करते हैं डेरी को, बट डेरी कहता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी देर से हूँ, मैंने अपनी मदर को बताया नहीं हूँ, मुझे घर जाकर अपनी मदर को बताना है, मैं मम्मा को बता करके वापस आऊँगा। तो वही डेरी कहता है, डेरी गोज़ बैक होम, और डेरी ये कह कर कहाँ चला जाता है, वापस घर चला जाता है। ही प्रोमिसेस मिस्टर लैम्ब टू कम बैक, और मिस्टर लैम्ब से वो प्रॉमिस करता है कि वो डेफिनेटली वो वापस आएगा। मिस्टर लैम्ब सेज दैट, इस पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं पीपल जनरली प्रॉमिस, जनरली लोग क्या करते हैं, वादा करते हैं, बट नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आते हैं। खैर इसके बाद कहानी में क्या होता है कि डेरी अपने घर पहुंचता है, अपनी मदर से सारी बातें बताता है, जितना वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका होता है, अपनी मदर से लैम्बी लैम्ब के बारे में बताता है, बट मदर जो है मना करती हैं लैम्बी लैम्ब के पास जाने के लिए, वो घबराती हैं और क्या कहती हैं, डेरीज मदर स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग टू मीट मिस्टर लैम्ब, डेरी की मदर मिस्टर डेरी को जो है रोकती हैं कि तुम मिस्टर लैम्ब से मिलने नहीं जाओगे, लेकिन वो मदर की बात नहीं मानता है। व्हेन, और कहाँ आता है, डेरी से जो है लैम्बी लैम्ब से मिलने के लिए चल देता है। व्हेन डेरी कम्स, और व्हेन जब डेरी जो है एंटर करता है गार्डन में तो क्या देखता है, मिस्टर लैम्ब इज़ ऑन द लैडर, मिस्टर लैम्ब कहाँ पे थे, एक सीढ़ी पे खड़े थे, विद स्टिक, एक डंडा लिए थे, एक्चुअली वो जो क्रैब एप्पल्स उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और तभी क्या होता है, द लैडर स्लिप्स, वो जो लैडर है वो स्लिप हो जाती है, एंड विद इट, उस सीढ़ी के साथ क्या होता है, गोज डाउन मिस्टर लैम्ब नीचे चले जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, एंड ही डाइज, और उनकी डेथ हो जाती है। एंड डेरी क्राइज, और डेरी जब वहाँ पहुँचता है तो डेरी जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है लैम्बी लैम्ब आई डिड कम बैक, देखो मैं वापस आ गया। सो विद दिस बेटा, इस स्टोरी के भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लगभग कवर कर लिया है, और इन सारे पॉइंट्स को आप देख करके ही बहुत ही, चूँकि जल्दी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी आप अपने एग्जामिनेशन रूम में जाइएगा।
नाउ आई चैप्टर नंबर 7 इवोन्स ट्राइज एंड ओ लेवल। सबसे बड़ा जो इस पूरे बुक में आपका चैप्टर था ये चैप्टर रहा है। तो इसको मैं कोशिश किया है जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े चैप्टर को याद कर पाना हर एक पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, दैट हु इज राइटर ऑफ दिस चैप्टर। सो कॉलिन डेक्स्टर इज राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है आखिरकार। सो इन इवॉन्स ट्राइज एंड ओ लेवल। सो जो इवॉन है, इवॉन यहाँ पे एक कैदी है, एक जो है जो यूजुअली क्राइम करता है, वो कहाँ पे जेल में है, बट वो पढ़ाई कर रहा है और वो कौन सा एग्जाम देना चाहता है, ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि ओ लेवल की जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है। नाउ Colin Dexter describes how all attempts of the prison officers and governor failed to stop। हाँ, लेकिन ये है कि जो इवॉन है अब वो एग्ज़ाम तो देना चाहता है, बट कहीं वो प्लानिंग करता है क्या करने का, वहाँ के जेल से भागने की। और खैर वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, गवर्नर्स थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लिया था, बट फिर भी देखिए किस प्रकार से उन्हें चीट करके, धोखा दे करके वो जेल से आखिरकार फरार होने में सक्सेस हो जाता है, वहाँ से भाग निकलता है। स्टॉप द विली इवॉन्स फ्रॉम एस्केपिंग। तो उसको लोग रोक नहीं पाते हैं भागने से, जो ऑफिसर्स होते हैं। ऑल प्रिकॉशंस हैड बीन मेड। अब चूंकि उसका एग्ज़ाम होना था, उन लोग को भय था, डर था ऑफिसर्स को कि हो सकता है एग्ज़ाम के दौरान वो भागने का कोई प्लान बनाए, इसलिए जितनी भी सावधानियां थी सारी सावधानियां कर ली गई थी, मतलब सारी चीज़ों को बढ़िया से नोटिस कर लिया गया था, सारी प्लानिंग कर ली गई थी ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन के लिए, कि ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन के दौरान हमें ये सावधानियां रखनी है, सारी प्लानिंग कर ली गई थी। एंड वॉज कंडक्टेड इन प्रिजन सेल्फ ऑफ इवॉन। और वो जो एग्ज़ाम था ये प्लान किया गया कि एग्ज़ाम कहीं और ना करा के जो इवॉन का जो सेल है जहाँ पे वो कैद हैं, हम वहीं पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, जिससे कि वो भागने में सफल ना हो पाए। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद, इट वॉज इवॉन हु हैड लास्ट लाफ, जो आखिरकार हंसते हुए क्या करता है, मुस्कुराते हुए भागने में सफल हो जाता है। अब इस स्टोरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बट हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो कहानी सेट हो चुके हैं और एग्जाम की प्लानिंग की जा रही होती है। तो अब क्या होगा, तो गवर्नर क्या किया, मेक्स एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। एक ऐसा रिक्वेस्ट किया एग्जामिनेशन बोर्ड से, चूँकि इवॉन के एग्ज़ाम देना था, एक रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट की, वो वहीं पर सेल में ही क्या करना चाह रहे थे, इवॉन का एग्ज़ाम लेना चाह रहे थे। सो परमिशन इज ग्रांटेड, परमिशन मिल जाता है टू एग्जामिन इवॉन्स फॉर जर्मन ओ लेवल इन हिज प्रिजन सेल, कि ठीक है अब आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। कहाँ पे एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, जर्मन ओ लेवल का, उस प्रिजन मतलब उसी के मतलब उसी सेल में, जिस सेल में वो बंद है उसी सेल में आप उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब आगे प्लानिंग चलती है। द बोर्ड मेक्स अरेंजमेंट, बोर्ड सारी अरेंजमेंट करता है फॉर सेंडिंग द फॉर्म, सेंडिंग फॉर्म भेजता है, एंड द क्वेश्चन पेपर भी भेजते हैं भाई, तभी तो एग्ज़ाम होगा। एंड अब वो दिन सेट हो चुका होता है भाई, एग्जामिनेशन के लिए जो लोग भी आएंगे लेने के लिए, यानी इन्विजिलेटर भी आएंगे, तो अब उसी की प्लानिंग चल रही होती है। तो 2 आवर एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन कितने तक का था, 2 घंटे का होना था। एंड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 9:15 AM पे क्या होना था, इसे स्टार्ट होना था। यानी कि ये एग्ज़ाम फिनिश कब होना था, ये एग्ज़ाम फिनिश होना था 11:15, चूँकि 2 घंटे का एग्ज़ाम था, 11:15 पे ये एग्ज़ाम फिनिश होना था, ये चीज़ याद रखिएगा। द सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रिजन ऑफिसर यहाँ पे 2 हैं। एक है स्टीफन्स, जिसने अभी हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया है, और एक है मिस्टर जैक्सन, ये भी एक प्रिजनर ऑफिसर हैं और ये सीनियर है, ठीक है। द सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन एंड ऑफिसर स्टेफन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, इन दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया गया टू मेक फुल प्रूफ, यहाँ फुल लिखा, दैट इज फुल प्रूफ अरेंजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन, कि इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि आप सारी बढ़िया से सावधानियों के साथ एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी। अब सारी तैयारी कर ली जाती है। अब जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है, तो इवॉन्स इज अनशेवन, इवॉन ने अभी तक अपना शेव नहीं किया हुआ है, एंड इज वेयरिंग फिल्दी लुकिंग, बहुत ही गंदी दिखने वाली रेड एंड वाइट कलर की वो क्या पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है। अब
जो जैक्सन थे, अब चूंकि मेन जो जिम्मेदारी थी स्टीफन की थी, जैक्सन केवल गाइड कर रहे थे। जैक्सन एक दिन पहले जाते हैं और उसके सेल को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कराते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो उसने छिपा के नहीं रखा है जो भागने में इवान की मदद करे। और इसके बाद जैक्सन ने जब देखा जो है कि अभी भी शेव नहीं किया, उन्हें शेविंग कर रहा है, तो जैक्सन ने स्टीफन को इंस्ट्रक्शन दिया। जैक्सन इंस्ट्रक्ट्स स्टीफन टू मेक श्योर दैट इवान्स रेजर, कि तुम क्या करोगे, जो इवान जिस रेजर से क्या कर रहा है, अपनी शेविंग कर रहा है, या फिर जो नेल सीजर है उसके पास क्या है, जो नेल सीजर है, आर टेकन, आप क्या कर लेंगे, उससे ले लेंगे, टेकन अवे। अगला पॉइंट क्या है, ही वॉज गिवन हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ। अब चूंकि शेव कर रहा था तो उसे लगभग आधे घंटे के समय दिया गया, बोला गया कि आधे घंटे के अंदर तुम्हें क्या करना, अपने आप को रेडी कर लेना एग्जामिनेशन के लिए। एट 8:45 AM 8:45 AM पे क्या हुआ, रिवर्ड स्टुअर्ट मैकलरी केम विद ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, एक छोटे ब्राउन सूटकेस के साथ आते हैं। अब ये कौन है, ही इज़ नो वन अदर दैन द एग्जामिनी, ये कौन है, एग्जामिनी, एग्जाम लेने के लिए आए, जो कि बोर्ड की तरफ से भेजे गए हैं। एंड द इन्विजिलेटर, और ये क्या है, इन्विजिलेटर भी है। इन्विजिलेटर मैकलरी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन, तो दोनों का आपस में क्या होता है, स्टीफन के साथ इंट्रोडक्शन होता है कि हाँ मैं कौन हूँ, एग्जामिनी हूँ और मुझे क्या करना, एग्जाम लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब क्या होता है, जैक्सन एंड स्टीफन इवन सर्च्ड मैकलरी टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। अब सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए मैकलरी की भी अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, यानी कि हर एक चीज़ को उनकी जांचा परखा जाता है कि कहीं कोई लापरवाही न कर दें, कोई ऐसा सामान मैकलरी गलती से ना चाहते अपने साथ ले जाएं जिसका प्रयोग इवान भागने में करे। तो अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है। एंड दे वर सेटिस्फाइड, जब वो संतुष्ट होते हैं देन मैकलरी आस्क्ड इवान, खैर अब वो मैकलरी कहाँ पहुँच जाते हैं इस लाइन में, प्रिजन जो सेल है उसके अंदर पहुँच जाते हैं। एंड आस्क्ड इवान टू राइट हिज इंडेक्स नंबर, अब कॉपी दे दी जाती है और मैकलरी इवान से कहते हैं कि तुम क्या करो, अपने कॉपी में अपना इंडेक्स नंबर लिख लो एंड द नेम ऑफ द पेपर, और नेम ऑफ द पेपर लिख लो, जिस चीज़ का पेपर देने जा रहे हो। एंड इवान रोट, इवान लिखता है 313271 रिस्पेक्टिवली, इसको अपने कॉपी में लिखता है। अब टाइम क्या हो चुका होता है, 9:49, टाइम पे एग्जामिनेशन जो है टाइम पे नहीं स्टार्ट हो पाता है। एंड इट वॉज इन्फॉर्म्ड, 9:40 पे जो है एक कॉलेज देखो 5 मिनट एग्जामिनेशन डिले स्टार्ट हुआ था। 9:40 का समय था। इट वॉज इन्फॉर्म्ड, ये सूचित किया जाता है, गवर्नर के पास एक कॉल आती है दैट द करेक्शन स्लिप विच वॉज टू बी प्लेस्ड इन द एग्जामिनेशन पैकेट वॉज नॉट प्लेस्ड देयर, यानी कि जो वो एग्जामिनेशन पैकेट था, एग्जामिनेशन पैकेट में करेक्शन स्लिप यानी कुछ करेक्शंस थे पेपर में, उसे सही कराना, वो स्लिप उसमें रखना जो है वो लोग भूल गए हैं। अब क्या हुआ कि वो यानी कि जो गवर्नर कॉल करते हैं स्टीफन के पास में और ऑनलाइन ही यानी मोबाइल के माध्यम से ही जो करेक्शन था वो करेक्शन करा दिया जाता है। द करेक्शन वो डली अनाउंस, करेक्शन जो है वहाँ पे करा दिया जाता है। अब इवान कैप्ट सिटिंग, इवान बैठा रहता है स्टेयरिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल सामने, यानी जहाँ मैकलरी के ठीक सामने। एंड मैकलरी सीटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, और मैकलरी बिल्कुल उनके सामने, यानी मैकलरी और इवान दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। और इवान क्या कर रहा है, बार बार यहाँ वहाँ के दीवारों की तरफ कहीं की क्या कर रहा है, झाँक रहा है, वो लिख बहुत कम रहा है। एट 10:50, अब जब टाइम 10:50 का हो चुका होता है, इवान्स डिमांडेड अ ब्लैंकेट, इवान ने एक ब्लैंकेट की डिमांड किया फॉर पुटिंग राउंड हिज शोल्डर, अपने कंधों के चारों ओर लपेटने के लिए। और वो कारण क्या बता, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड, वो कहता है मुझे ठंड लग रही है, और वो मैकलरी से रिक्वेस्ट करता है क्या मैं ब्लैंकेट ले सकता हूँ। अब जब स्टीफन ने देखा कि कौन है, इवान है, वो ब्लैंकेट लपेटे हुआ, तो उसके दिमाग में कुछ बात आती है। क्या आती है कि स्टीफन सरप्राइज होता है कि इफ़ इवान वाज प्लानिंग, कि कहीं इवान प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, अ सडन बैटमैन टू लीव टू सफोकेट मैकलरी, कि अचानक से उस ब्लैंकेट का इस्तेमाल जो है मैकलरी को सफोकेट करने में, यानी उसके मुंह पे डाल के उसे मारने की कोशिश करे या भागने में, यानी उसका इस्तेमाल कहीं ना करे। अब फिर लगता है कि मुझे इस चीज़ को बताना चाहिए, गवर्नर को नहीं बताना चाहिए। खैर अंत में कहते नहीं, ये छोटा मोटा चेंज, शायद उसे ठंड वास्तव में लग रही होगी, इसलिए उसने जो है कंबल ओढ़ा हुआ है, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, तो वो जो है गवर्नर को इस बात में इस बारे में जो रिपोर्ट नहीं करता है। अब आगे क्या है कहानी में, एट 11:22 जैक्सन रिसीव्ड अ कॉल, जैक्सन को एक कॉल रिसीव होता है फ्रॉम द गवर्नर, किससे रिसीव होता है, गवर्नर से। इस लाइन को अच्छे से नोट करिएगा बेटा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि 11:22 पे, यानी जब एग्ज़ाम फिनिश होने वाला होता है, उस समय उसे एक कॉल रिसीव होती है, जो कि कौन करता है, गवर्नर करता है। खैर यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ, वास्तव में ये कॉल गवर्नर से नहीं होती है, ठीक है, ये जो प्लानर्स जो थे बाहर बैठे उन्होंने कॉल किया था। खैर अब आगे क्या था,
लेकिन स्टीफन इस बात को समझ नहीं पाता है। स्टीफन वॉज टू एकम्पनी मैकलरी टू द मेन प्रिजन गेट, और क्या इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो मैकलरी जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको गेट तक छोड़ने के लिए कौन जाएगा, स्टीफन जो है जाएंगे। स्टीफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्यूट श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवॉन्स आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल। अब जब मैकलरी को लेकर के वो छोड़ने जा रहा था कौन, स्टीफन, तो उसने पर्सनली इन चीज़ों को कंफर्म किया अच्छी तरीके से कि उसने डोर को अच्छे से लॉक किया है कि नहीं किया है, जहाँ पे जो इवॉन का सेल, यानी ऐसा हो कहीं मैकलरी को छोड़ने के लिए जाए और उधर पीछे से कौन भाग निकले, इवॉन भाग निकले। इसलिए जाने से पहले वो अच्छी तरीके से क्या करता है, गेट को चेक करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से जो है लॉकअप को चेक करता है। नाउ स्टीफन वॉक्स बिसाइड मैकलरी टू द मेन गेट। अब मेन गेट तक जो है छोड़ने के लिए स्टीफन के साइड बाई साइड कौन जाता है, मैकलरी जाता है। बट ही केम टू द सेल टू चेक इफ इट वॉज प्रॉपरली लॉक्ड। इसके बाद वो छोड़ने के बाद जाता है, बीच में कहानी ये भी है बेटा एक पॉइंट की वो उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि थोड़ा सा जो मैकलरी है, मैकलरी की जो अपीयरेंस है उसे थोड़ा सा कुछ चेंजेस उसे दिख रहे थे, पर उसने इतना माइंड उन चीज़ों को समय नहीं किया। और छोड़ने के बाद वो कैंटीन जाता है, कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए जाता है, बट ऑन द सेम टाइम वो प्लान करता है कि एक बार शायद मुझे रीचेक कर लेना चाहिए था कि मैंने अच्छे से प्रॉपरली गेट को लॉक किया है कि नहीं किया। और दोबारा से वो कहाँ पहुँचता है, सेल के पास पहुँच जाता है, यानी चाय पीने के लिए नहीं जाता है। स्टीफन मेड हिज वे टू इवॉन सेल्स, वो इवॉन की सेल की तरफ चल देता है एंड ओपन द पी फोल वंस अगेन। और पी फोल जो होता है, जो छोटा छेद होता है, उससे अंदर वो देखने की कोशिश करता है। और जैसे जी उस पी फोल से अंदर देखता है, ही वॉज हॉरिफाइड, वो घबरा जाता है। उसने क्या देखा, अ मैन वॉज लाइंग इन चेयर, कि एक आदमी जो है चेयर पे पड़ा हुआ है, एंड बंच ऑफ हिज हेयर वॉज बाथ इन ब्लड, उसका जो बाल हैं, बाल पूरी तरीके से ब्लड से जो है भीगा हुआ है। एंड ही वॉज मैकलरी, और उसे वो समझ जाता है कि ये कौन है, ये मैकलरी ही है। यानी उसे दिमाग में तुरंत आता है कि लगता है कि जो जिसको मैं छोड़ के आया हूँ बाहर, वो कौन था, वो इवॉन था जो मैकलरी का ड्रेस पहन करके बाहर भाग गया है। इस चीज़ को भी अच्छे से अंडरलाइन करिएगा, इस चीज़ को बड़ा दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले जब उसने देखा तो उसे क्या लगा कि जो इवॉन है, इवॉन भाग गया है किसका रूप बदल करके, वो जो है मैकलरी का ड्रेस पहन करके मुझे चीट करके वो बाहर भाग गया है। यानी जो व्यक्ति वहाँ ब्लड से सना हुआ पड़ा हुआ है वो कौन है, वो मैकलरी है। फिर क्या था, साइरन बजते हैं, यानी कि एक अलार्मिंग, और भी ऑफिसर्स आते हैं। मैकलरी ट्राइड टू स्पीक, और मैकलरी जो वहाँ ब्लड एकदम से यानी घायल है, वुंडेड है, वो पड़ा हुआ, वो बोलने की कोशिश करता है। ही कुड ओनली से, वो केवल ये कह पाता है क्या, कि दैट इवॉन हैड गॉन टूवर्ड्स एल्सफील्ड, कि इवॉन किधर गया है। वो बताता है ऑफिसर्स को कि मुझे पता है कि इवॉन कहाँ गया है, इवॉन किधर गया है, एल्सफील्ड की तरफ गया है। यू मस्ट फॉलो द प्लान, आप लोग इसके प्लान को क्या करिए, फॉलो करिए। वो बताता है कि द वाइटल पॉइंट एंड टाइम इज़ 3 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। उसकी जो मेन प्लानिंग क्या थी इस चीज़ों को वो कर डिस्टर्ब करने की, वो एग्जामिनेशन ख़त्म होने के ठीक 3 मिनट पहले की थी। एंड इट वॉज रिटन इन जर्मन इन फोटो कॉपीड शीट, और जो एग्जामिनेशन कॉपी थी उसी में एक फ़ोटो कॉपीड शीट पेज थी, उसमें ये सारी प्लानिंग क्या थी, लिखी हुई थी। वो ये सारी बात किसको बताते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स को बताते हैं कि उसकी ये प्लानिंग थी। एंड मैकलरी शोड द शीट टू देम, और मैकलरी ने वो शीट भी दिखाया जिससे वो पूरी प्लानिंग एक जगह पे लिखी हुई थी। किस लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। नाउ डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, फिर वहाँ पे कौन आ जाते हैं, जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट होते हैं कार्टर, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। एंड लुक टुवर्ड द गवर्नर फॉर गाइडेंस, वो गवर्नर की तरफ देखते हैं कि आगे की गाइडेंस के लिए कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो कार्टर वॉज आस्क्ड, यानी गवर्नर ने कार्टर जो थे उनको कहा, क्या कहा, टेक मैकलरी, जो कि मैकलरी घायल थे, तो कहा कि विद हिम टू द रेडक्लिफ हॉस्पिटल, आप ऐसा करिए कि आप उधर तो जाइए साथ में मैकलरी को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि यही क्यों लोग जानते भी प्लानिंग के बारे में, और रास्ते में आप रेडक्लिफ हॉस्पिटल में इनको छोड़ दीजिएगा। ना कहानी में बेटा आगे क्या है, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज़ इसको मिस नहीं करिएगा। द गवर्नर चिडेड बोथ स्टेफन एंड जैक्सन, और जब ये घटना हो जाती है, जब वो आगे निकल जाते हैं, तो स्टेफन और जैक्सन दोनों पे जो है बहुत ज़्यादा गवर्नर गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं, फॉर देयर नेग्लिजेंस, उनकी लापरवाही के लिए। क्योंकि जो जैक्सन थे, जैक्सन ने काफ़ी अच्छे से जो है तलाशी ले रखी थी इवॉन के रूम का, बट फिर भी उसे कुछ चीज़ें, यानी कि वो फॉल्स बियर्ड, दाढ़ी वगैरह वो लगा कर जाता है, हैट वगैरह लगा के जाता है, एक कोट उसे मिल जाता है, उसे पता नहीं कहाँ उसने छिपाया हुआ था, और जैक्सन ने तलाशी ली बट उसे नहीं मिला था, इसलिए वो गुस्सा होते हैं, दोनों के ऊपर काफ़ी
खींचते हैं। नाउ स्टीफन टोल्ड दैट, स्टीफन बोलता है दैट ही हैड रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम द गवर्नर एट 10:20, कि वहाँ पे बोला करता आखिर उसको छोड़ने के लिए जो है आखिर कौन गेट तक गया था। तो यहाँ पर जो स्टीफन वो बताता है कि सर आपने ही तो मुझे 11:20 पे क्या किया था, कॉल किया था, एंड द गवर्नर कॉल्ड हिम एन इडियट। अभी देखिए मैंने आपको ऊपर बताया ना कि वो गवर्नर नहीं थे, तो गवर्नर उसे बेवकूफ़ बुलाते हैं और कहते हैं ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट फ़ोन, कि मैंने तुमको कोई फ़ोन किया ही नहीं। खैर आगे कहानी में क्या है, इवॉन वॉज एबल टू हाइड अ फॉल्स बियर्ड। अब वो बताते हैं कि इवॉन आखिर किस प्रकार से सफल हो पाया एक नकली दाढ़ी छिपाने में, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल भी छिपा पाया, एंड ऑल्सो विपन। देखिए वो क्या क्या छिपा पाया, इन चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में इससे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड ऑल्सो विपन, उसने कोई विपन भी छिपाया था, इन स्पाइट ऑफ थोरो सर्चिंग ऑफ हिज सेल, की किसने, जैक्सन ने इतने अच्छे से जो है सर्च किया था, इसके बावजूद वो इन चीज़ों को क्या कर पाया, जो है कहीं छिपा पाया। आखिर कैसे, यानी इसमें आपकी लापरवाही है। खैर इसके बाद चूंकि कार्टर को बोला गया था कि रेड क्लिफ में हो आप क्या करेंगे, मैक्लरी को छोड़ देंगे ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए गवर्नर रैंग द रेड क्लिफ, गवर्नर ने रेड क्लिफ हॉस्पिटल कॉल किया। ही वॉज इन्फॉर्म बाय द हॉस्पिटल दैट देयर वॉज नो पर्सन ऑफ मैक्लरीज नेम देयर। उन्हें पता चलता है कि मैक्लरी नाम का कोई व्यक्ति तो रेड क्लिफ हॉस्पिटल में आया ही नहीं। अब कहानी में एक नई ट्विस्ट आती है ना, वो बताते हैं कि एन एम्बुलेंस वॉज सेंड टू पिक हिम। हाँ एक एम्बुलेंस ज़रूर उनको पिक करने के लिए भेजी गई थी फ्रॉम एल्सफील्ड से, बट ही वॉज जस्ट वैनिस्ड फ्रॉम देयर, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गए, यानी कि वो वहाँ से हमें मिले नहीं। खैर बाद में क्या होता है, लेटर मीन्स बाद में दे फाउंड दैट रिवॉर्ड एज मैक्लरी, जो रियल मैक्लरी थे। बच्चा यहाँ पे एक पॉइंट में बता दूं कि यानी कि जो मैक्लरी बनकर व्यक्ति भागा था जेल से, वो वास्तव में क्या रियल मैक्लरी था, वो भी रियल मैक्लरी नहीं था। वास्तव में जो रियल मैक्लरी थे बेटा, वो अपने घर पे क्या थे, लॉक्ड थे, सिक्योर, बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी, एंड ही हैड बीन देयर ही सेड सिंस 8:15, कि वो तो 8:15 से अपने कमरे में क्या थे, बंद थे। कोई लोग आए तो उनको वहाँ पे बंद करके चले गए थे। यानी यहाँ से आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि नहीं, जो व्यक्ति जो है एग्जामिनी बन करके आया था, इन्विजिलेटर बन के आया था, वो एक फेक व्यक्ति था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि जो व्यक्ति भागा शुरू में तो वो इवॉन था, या जो व्यक्ति जेल के अंदर ब्लड से सना हुआ पड़ा हुआ था वो इवॉन था। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो व्यक्ति जेल के अंदर पड़ा हुआ था, ब्लड में सना हुआ, वास्तव में बेटा वही व्यक्ति क्या था, वही व्यक्ति इवॉन था, कोई और व्यक्ति इवॉन नहीं था। आई विश ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी वो जेल के अंदर पड़ा हुआ था मैक्लरी का रूप लेकर की। बात समझ में आई ना, देखिए कितनी बेहतरीन उसने प्लानिंग की थी। नाउ आगे लिखा भी गया है, इट वॉज नाउ क्लियर दैट, अब यहाँ से साफ हो चुका था, इट हैड नॉट बीन इवॉन्स, कि वो जो मैक्लरी जो बना हुआ था कि मेरे सर पे चोट लग गई है और जिसको गवर्नर ने हॉस्पिटल भेजा था, वास्तव में इवॉन वही था। और जो व्यक्ति भागा था कहाँ पे, इम्पर्सनेटिंग मैक्लरी, जो मैक्लरी का रूप लेकर के, हु हैड वॉक्ड आउट, जो बाहर गया था, वो इवॉन नहीं था। ये बात अब क्लियर हो चुकी थी। जो व्यक्ति इवॉन का रूप लेकर के बाहर था वो जो है क्या नहीं था, इवॉन नहीं था। इवॉन कौन था, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट हैड बीन इवॉन इम्पर्सनेटिंग मैक्लरी हु हैड इन स्टेड इन, यानी जो व्यक्ति अंदर पड़ा हुआ था वास्तव में वही जो है इवॉन था, और उसने किसका जो है रूप लिया हुआ था, उसने मैक्लरी का रूप लिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, इवॉन वॉज इंजॉइंग इन द गोल्डन लॉयन। फिर अब जब वहाँ से वो भागने के बाद वो कहाँ पहुँचा, लॉयन होटल में पहुँचा। खैर गवर्नर ने अपना दिमाग लगाया और आखिरकार वो ढूंढ पाया कि आखिर वो जो है किस होटल में छिपा हुआ होगा। ये क्लूज के माध्यम से गवर्नर पता लगा लेते हैं, और जैसे ही वो पहुंचता है, ही टुक हिज की, वो अपनी चाबी लेता है फ्रॉम द रिसेप्शन डेस्क से, एंड वैन टू हिज रूम, और इवॉन कहाँ जाता है, अपने कमरे में जाता है। वैन ही ओपन हिज बेडरूम, और जैसे ही वो अपने बेडरूम को खोलता है, ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है, एंड सरप्राइज टू फाइंड गवर्नर, और काफ़ी सरप्राइज हो जाता है गवर्नर सिटिंग देयर, कि उस कमरे में कौन बैठे हुए होते हैं, गवर्नर बैठे हुए होते हैं। यानी गवर्नर ने अपना दिमाग लगा करके आखिरकार पता ही कर लिया कि इवॉन आखिर कहाँ गया होगा, और उस होटल में जहाँ पे इवॉन को जाके छिपना था वहाँ पर वो पहले से पहुँच जाते हैं और इवॉन को वहाँ पे वो पकड़ लेती हैं। बट क्या वाकई में वो पकड़ पाएंगे ना,
खैर इवॉन डिड नॉट रेसिस्ट, खैर इवॉन अब यहाँ पे कोई विरोध नहीं करता, यानी कि भागने की कोशिश नहीं करता है। एंड ही वॉज हैंडकफ्ड, अब उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती हैं और फिर नीचे जेल वाली गाड़ी होती है, आप समझ गए होंगे। सो 2 प्रिजन ऑफिसर्स क्लैम्बर्ड सीट द प्रिजन वैन, फिर क्या था, जो प्रिजन वैन की सीट पे 2 जो ऑफिसर्स चढ़ते हैं। एंड द गवर्नर सेड फेयरवेल टू इवॉन, और वहाँ से जो वहाँ पे खड़े होकर गवर्नर फिर से उसे बाय बाय विदाई करते हैं, लाइक अ गुड ओल्ड फ्रेंड, जैसे कोई जो पुराना अच्छा दोस्त होता है उस प्रकार से जो है उसे बाय बाय करते हैं। कब, जब इवॉन अपने प्रिजन वाले जो गाड़ी थी उसमें बैठ करके जा रहा होता है, क्योंकि गवर्नर अब खुश था, उसे लग रहा था कि चलो आखिरकार लापरवाही भले हुई, बट अंत में हमने किसको पकड़ लिया, इवॉन को पकड़ लिया। बट एक स्टोरी यहाँ पे अभी और है, अभी यहाँ फिनिश नहीं हुई है। द प्रिजन वैन टर्न राइट ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड, और ऑक्सफोर्ड रोड पे किस डायरेक्शन में मुड़ती हैं, राइट डायरेक्शन में मुड़ती हैं। एंड द हिट हर दो साइलेंट ऑफिसर अनलॉक द हैंडस्कफ्स, और जो वो शांति से जो ईमानदार जो ऑफिसर्स उसके अंदर बैठे थे वो गाड़ी को रोकते हैं और शांति से क्या करते हैं, उसका जो हैंडकफ था किसका, इवॉन का, वो ओपन कर देते हैं। एंड ही आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑन टू द न्यूबरी, और बोलते हैं क्या ड्राइवर से कि तुम अपनी गाड़ी को लेकर किधर जाओ, न्यूबरी की ओर जाओ। ही आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑन टू द न्यूबरी, यानी कि इवॉन आखिरकार भागने सफल हो जाता है। यानी कि वहाँ पे जो लोग थे जो वैन में, वो किसके आदमी थे, वो भी इवॉन के ही आदमी थे। द साइलेंट ऑफिसर्स ओनली इवॉन्स ओन मैन, क्यों जो ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे थे वो किसके आदमी थे, इवॉन के आदमी थे। एंड इट वुड नॉट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड दे वांटेड टू, यानी कि वो समझ गया कि भाई वो जो है अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा पता चलने में कि मैं ही इवॉन भाग गया है। नाउ सो इवॉन मूव्ड अहेड टू फ्रीडम, इसलिए इवॉन वहाँ से आगे भागता है अपनी स्वतंत्रता को लिए हुए, यानी स्वतंत्रता में यानी फ्री हो जाता है वो। एंड ही प्रूव्ड, और उसने साबित कर दिया, द गवर्नर वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल, यानी कि वो केवल क्या है, हंसी का पात्र है। एंड सो वर द प्रिजन ऑफिसर्स, और उसी प्रकार कौन है, प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं, हु कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम द एस्केपिंग, जो उसे भागने से रोक नहीं पाए। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से देखिए जो विस्तार से बुक के आपको जो चैप्टर्स आने, तीनों चैप्टर्स मैंने इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इन सारे पॉइंट्स को आप देख करके ही जाइएगा। और अपने नई वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक के जितने भी स्टोरीज हैं उनकी भी ऐसी ही ब्रीफ समरी में आपको प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एज वेल एज ऑफ पोएम्स के भी सारे ब्रीफ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, विच विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँ जिसमें जितने भी राइटिंग सेक्शंस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो सारे पॉइंट कवर्ड होंगे। तो चलिए बेटा, आज की इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं और फटाफट मैं अपलोड करता हूँ एक नई वीडियो जो कि फ्लेमिंगो बुक की होगी, उसकी स्टोरीज एंड पोएम्स की होगी, एज वेल एज राइटिंग सेक्शन की होगी। तो आई विश आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा मेरे इस एफर्ट के लिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, जैसे कि जैसे ही मैं अपनी अपकमिंग वीडियो अपलोड करूँ इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बिना डिले किए हुए आप उन सारी वीडियोज़ को देख पाएँ। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, एंड हैव अ वेरी गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।